ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोगलेट एक्ट। अब एक्चुअली रोगलेट एक्ट था क्या कि जब महात्मा गांधी ने देखा कि 1916, 1917, 1918 तीनों ईयर्स में जो उन्होंने सत्याग्रह अलग अलग जगह करे थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, तो उनको लगा कि अब हमें सत्याग्रह इस तरह से करना है कि वो एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाए, जहाँ पे हम सभी इंडियंस को उसमें ला सके, सबको। तो अब उनके लिए एक इशू ऐसा चाहिए था जो कहीं ना कहीं हर इंसान से कनेक्टेड हो, और वो इशू उनको मिला रोगलेट एक्ट में। रोगलेट एक्ट एक्चुअली 1919 में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनके द्वारा बहुत हरिडली पास किया गया कानून था, जो कि इंडियंस के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, मना किया गया था, रोका गया था, बट उन्होंने फिर भी इस कानून को पास करा। और इस कानून को पास करते ही ब्रिटिशर्स को इतनी पावर मिल गई थी, उनकी पावर इतनी बढ़ गई थी कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, प्रोटेस्ट थे, डेमोन्स्ट्रेशंस थे, उनको किसी भी तरह से वो क्लैम्प डाउन, उनको किसी भी तरह से सप्रेस कर सकते थे, रोक सकते थे। और इसके बाद जो हमारे प्रिजनर्स वगैरह जो थे, उनके जेलों में जो बंद थे हमारे लीडर्स, उनकी सज़ा जो है वो 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के चला सकते थे। तो इस रोगलेट एक्ट में क्या क्या किया गया हमको आगे अभी समझना है होगी। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो महात्मा गांधी यही चाहते थे कि इस बेकार से अनजस्ट लॉ के खिलाफ हमें नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना है, जो कि एक हड़ताल के साथ 6 अप्रैल को शुरू होगा। उसके बाद रैलीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करी अलग अलग शहरों में। वर्कर्स जो थे वो सारे स्ट्राइक पर चले गए, चाहे वो रेलवे वर्कशॉप वाले थे, चाहे जो लोग दुकान वगैरह चलाते थे उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। अब इस पॉपुलर रिवोल्ट की वजह से अलार्मिंग सिचुएशन में आते हुए अंग्रेज़ों ने क्या करा, एंड स्केयर्ड देयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इनको लग रहा था कि इनकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे रेलवे है, टेलीग्राफ है, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगी तो इनका कामकाज जो है मुश्किल हो जाएगा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि इस मूवमेंट को कैसे भी हमको ख़त्म करना है। तो क्या करा इन्होंने, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। जितने भी हमारे लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर से उठा के जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोका गया कि दिल्ली में किसी भी तरह से एंटर ना कर पाएँ। उसके बाद 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। यहाँ पर बहुत ही पीसफुल तरीके से 10 अप्रैल को अमृतसर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर पुलिस ने उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। उसकी वजह से प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, उसकी वजह से लोगों ने परेशान होकर अब गुस्से में आकर जो अंग्रेज़ों के बैंक थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशंस वगैरह थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर जनरल डायर ने कमांड अपने हाथ में लेते हुए मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। उसके बाद 13 अप्रैल को आपका फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो था वो हुआ। ऑन दैट डे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स who had come to Amritsar to attend a fair gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh। यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में आसपास के जो लोग थे वो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग जो एनक्लोज ग्राउंड था उसमें इकट्ठे हुए, क्योंकि ये बैसाखी के फेयर के लिए गैदर हुए थे। इनको नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि ये बाहर के थे तो ये अनअवेयर थे इसके बारे में। डायर एंटर्ड द एरिया। अब क्योंकि सारा कमांड डायर के हाथ में था, जनरल डायर, तो उन्होंने यहाँ पर एंटर करते हुए जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, जितने भी बाहर जाने वाले दरवाजे थे, उनको ब्लॉक कर दिया और अपने जो ट्रूप्स थी उनको ओपन फायरिंग का कमांड दे दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जो थे वहाँ पर मारे गए। अब इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड आव। वो चाहता था, उसने बाद में डिक्लेयर किया जनरल डायर ने, कि मेरा मकसद इसके पीछे यही था कि मैं सत्याग्रहीज के दिमाग में एक डर और चिंता वाली फीलिंग जो था वो लाना चाहता था, कि वो इतने डर जाएं कि दोबारा कभी इस तरह का मूवमेंट ना करें। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जलियांवाला बाग की जो खबरें आगे स्प्रेड हुई, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स, तो ये जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए। नॉर्थ इंडियन टाउन्स के अंदर देयर वर स्ट्राइक्स, बहुत सारी जगह पर स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए, पुलिस के साथ में लड़ाई झगड़े हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रेप्रेशन, और यहाँ पे सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी, विरोध करते हुए उन्होंने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इसको दबाने की कोशिश करी, यानी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, हर तरीके का इस्तेमाल किया गया। लोगों को बेइज्जत किया गया, उनको डराया गया,
सत्याग्रहीज व फोर्स टू रब देयर नोज, जैसे उनको बोला गया कि अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ो, ग्राउंड पे सड़क पे जैसे कीड़े मकोड़े रेंगते हैं वैसे आपको रेंग के चलना है, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको सलाम साहिब सल्यूट करना है। और उसके अलावा पीपल वर फ्लॉस्ड एंड विलेजेस इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, ये गुर्जनवाला जो प्लेस है वहाँ पर वर बॉम्ब, पूरे पूरे गांव इन्होंने उड़ा दिए, बॉम्ब से उड़ा दिए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, अब जब ये वायलेंस बढ़ते हुए देखी तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को रोकने का डिसाइड करा। While the Rowlatt Satyagrahs had been a widespread movement, तो जब ये रोवलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा था, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये टाउन्स और सिटीज़ तक रह गया था। तो महात्मा गांधी यहाँ पर चाहते थे कि ऐसा मूवमेंट लॉन्च हो जो कि ब्रॉड बेस इसका आइडिया हो और बेसिकली ये पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सके, उनको एक साथ इस मूवमेंट के लिए ला सके। बट ही वॉज सर्टन that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ ये भी क्लियर थी कि जब तक हम हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ नहीं लेकर आएंगे ऐसा कोई मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उनको एक जो आइडिया मिला वो खिलाफत इशू से मिला। एक्चुअली खिलाफत इशू क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड हुआ था वो ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन टर्की की डिफीट से एंड हुआ था। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। अब ये लग रहा था, ये अफवाहें थी, खबरें फैल रही थी कि एक बहुत ही हार्श, बहुत ही बेकार, जो बहुत ही दर्दनाक पीस ट्रीटी जो है, शांति समझौता जो है वो ऑटोमन एम्परर के ऊपर थोपा जाने वाला है। और ऑटोमन एम्परर इस वक्त कौन थे, इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, जो खलीफा होते हैं, इनके धर्म गुरु होते हैं, वो उसके हेड थे। टू डिफेंड द खलीफा's टेम्पोरल पावर अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। अब इनकी टेम्पोरल पावर को डिफीट करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए एक खिलाफत कमेटी जो थी मुस्लिम लीडर्स की, वो ऑर्गेनाइज कर रखी थी, बना रखी थी बॉम्बे में मार्च 1919 में। यहाँ पे यंग जनरेशन के दो ब्रदर्स थे मुस्लिम लीडर्स, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ इस पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करा कि किस तरह से हम हिंदूज और मुस्लिम्स यूनाइट हो सकते हैं। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, तो गांधी जी को यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि जो वो चाहते थे हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए, तो उनको यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखी। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, उसके बाद कलकत्ता का कांग्रेस का सेशन हुआ सितंबर 1920 में। यह मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ही कन्विंस अदर लीडर्स, तो यहाँ पर इन्होंने बाकी लीडर्स को भी कन्विंस करा कि किस तरह से हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में और स्वराज को पाने के लिए। तो इसके बाद गांधी जी ने लॉन्च करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन क्या था, महात्मा गांधी की एक फेमस बुक थी हिंद स्वराज, जो कि 1919 में आई थी। उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में इसीलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि हमने उनको कॉपरेट करा। अगर इंडियंस उनको कॉपरेट करने से मना कर देते हैं तो उनका रूल जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल में रूल ख़त्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमें स्वराज मिल जाएगा। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगा कैसे, तो सबसे पहले गांधी जी ने प्रपोज करा दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले हमें सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो भी अंग्रेज़ों ने हमको टाइटल्स दिए हैं, जो अवार्ड करे हैं हमको, वो हमें सरेंडर करने हैं। उसके बाद जो सिविल सर्विसेज है उसका बॉयकॉट करना है, यानी कंप्लीट विरोध करना है। आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इनका हमें बॉयकॉट करना है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करना है। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रेप्रेशन, और उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह से, अंग्रेज गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही रेप्रेसिव तरीका को इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करना है। यानी अब हम आपका समर्थन तो करेंगे नहीं, उसके अलावा हम आपके कानून भी तोड़ेंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली। उसके बाद समर्स का टाइम था 1920, महात्मा गांधी और शौकत अली जो थे वो अलग अलग एरियाज़ में टूर करने लगे ताकि वो लोगों को सपोर्ट ले सकें इस मूवमेंट के लिए। Many within the Congress were however concerned about the proposal। अब कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी लोग थे जिनको इस प्रपोजल के बारे में आइडिया ज़्यादा नहीं था या ज़्यादा इसको लेकर चिंतित नहीं थे। They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, क्योंकि 1920 नवंबर में काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे और इसकी वजह से थोड़े से ये पीछे हट रहे थे। एंड द फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू अ पॉपुलर वायलेंस, और इनको कहीं ना कहीं ये डर भी था कि ये मूवमेंट भी वापस वायलेंट हो सकता है।
In the months between September and December there was an intense tussle within the Congress, और इसीलिए सितंबर और दिसंबर के बीच में इसी साल में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन जो था, नोक-झोंक कांग्रेस के बीच में चलती रही. फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट, काफ़ी हद तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई समझौता आपस में पॉसिबल भी नहीं होगा बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट. जो इस मूवमेंट के सपोर्ट में है और जो ओपोनेंट हैं, इनके बीच में समझौते वाला कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था. लेकिन फाइनली कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर दिसंबर 1920 में. यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और उसके साथ ही नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट किया गया. अब ये मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ा, किन किन ने इसमें पार्टिसिपेट करा, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे और क्या उनके आइडिया थे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे, ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे.